रमाशंकर यादव विद्रोही, जिन्हें हम सभी जन कवि के नाम से जानते हैं, उनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के आहिरी फिरोजपुर गांव में हुआ। सुल्तानपुर, जिससे मेरा अपना एक निजी ताल्लुक़ भी है। और रमाशंकर यादव विद्रोही जो है, इनका निधन जो है 58 साल की उम्र में दिल्ली में हुआ 2015, 8 दिसंबर 2015 को। वे छात्र के रूप में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से जुड़े थे और उनका जुड़ाव जो है अंत तक रहा। उनकी एक बहुचर्चित कविता है मोहनजोदड़ो की आखिरी सीढ़ी से। और जब कभी मुझे ये सुनाई देता है या दिखाई देता है हिंदुस्तान के किसी कोने से, या यूँ कहूँ कि दुनिया के किसी कोने से, जब ये सुनने को मिलता है कि किसी औरत के साथ अत्याचार हुआ या नाबालिग के साथ या बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तब ये कविता याद आती है और ज़ोरों से आँखों के आगे कौंधने लगती है, नींद में सुनाई देने लगती है। जब वे कहते हैं कि वह लाश जली नहीं है, जलाई गई है, ये हड्डियाँ बिखरी नहीं है, बिखेरी गई है, ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है, ये लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है, तब लगता है कि वे आज अभी बात कर रहे हैं और जो हमारे साथ घटित हो रहा है, जो हमारे सामने घट रहा है। और क्योंकि दिसंबर का पहला हफ्ता जो है 3 दिसंबर और 8 दिसंबर रमाशंकर यादव विद्रोही की जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों ही दिसंबर के पहले पखवाड़े में आती है, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी ये जो बहुचर्चित कविता है, जो काफ़ी प्रेरित भी करती है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। हो सकता है बीच में कुछ गलती करूं, तो उसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन कोशिश रहेगी कि एक सटीक सी इसकी कविता जो है मैं आपको पढ़ के दिखाऊं। तो शुरू करते हैं वो कविता। मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूँ, प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दे, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी है। इसी तरह एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी और इसी तरह इंसान की बिखरी हुई हड्डियां मेसोपोटामिया में भी मिल जाएगी। मैं सोचता हूँ और बार सोचता हूँ कि आखिर क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश मिलती है और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ मिलती है, जिनका सिलसिला सीथिया की चट्टानों से लेकर सवाना के जंगलों तक फैला है। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता हूँ तुम हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून कलकला रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी पुरखनी आसमान में अर्तनाद कर रही है। मैं इस औरत की जली हुई लाश पर सर पटक कर जान दे देता अगर मेरी एक बेटी ना होती। तो और बेटी है कि कहती है कि पापा तुम बेवजह ही हम लड़कियों के बारे में इतना भावुक होते हो। हम लड़कियां तो लकड़ियां होती है जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती है, और वे इंसान की बिखरी हुई हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती है, या बंगाल के जुलाहों की, या अति आधुनिक वियतनामी, फिलिस्तीनी, इराकी बच्चों की भी। साम्राज्य आखिर साम्राज्य ही होता है, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य हो, या अति आधुनिक अमेरिकी साम्राज्य हो, जिसका एक ही काम है, पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर देना, जो इतिहास को 3 वाक्यों में पूरा करने का दावा पेश करते हैं कि हमने धरती पर शोले भड़का दिए, हमने धरती पर शोले भड़का दिए, हमने धरती में शरारे भर दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टकार्स का वंशज, स्पार्टकार्स की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूँ कि जाओ कह दो सीनेट से, हम सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे ज़रूर, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ठीक उसी समय जब मैं ये कविता आपको सुना रहा हूँ, लातीन अमेरिका मजदूर महान साम्राज्य के लिए कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहे के बिलों में पानी भर रहा है।
एशिया से लेकर अफ्रीका तक घृणा की जो आग लगी है वो आग बुझ नहीं सकती है दोस्त, क्योंकि वो आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है। वो आग इंसान की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदग्नि ने कहा, ओ परशुराम, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी माँ का वध कर दो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह पुत्र पिता का हुआ और पितृ सत्ता आई। अब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जाह्नवी ने अपने पति से कहा, मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो। और राजा शांतनु ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतनु जाह्नवी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन सब राजा के होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता भी और गायत्री भी। ईश्वर तो खैर राजा के घोड़ों की घास ही छिलता रहा। बड़ा नेक था ईश्वर, राजा का स्वामी भक्त। अफसोस कि अब नहीं रहा। बहुत दिन हुए मर गया, और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी। किसी को नहीं पता कि राजा को कहाँ दफनाया गया। और ईश्वर मरा अंततोगता, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत यह भी है कि राजा भी मरा, अंततोगत हुआ, उसकी रानी भी मरी, उसका बेटा भी मारा गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कढ़ाई में मर गई, और बेटा कहते हैं पढ़ाई में मर गया। लेकिन राजा का दिया हुआ धन रहा, धन का वचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसान की बिखरी हुई हड्डियाँ। वो लाश जली नहीं है, जलाई गई है। ये हड्डियाँ बिखरी नहीं है, बिखेरी गई है। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है। और ये कविता भी लिखी नहीं है, लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूँ, तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे दोस्तों। तुम मेरे पूरब के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनके सुंदर खेतों को तलवारों की नोक पर जोता गया, जिनकी फसलों के रथों को चक्कों तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी स्त्रियों को बाज़ारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों, मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों में दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नाव को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ, जिनके खून के गारे से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी। क्योंकि मुझे बचाना उस औरत का बचना है, जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब के आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझे बचाना उस इंसान को बचाना है, जिनकी हड्डियाँ तालाब में बिखरी पड़ी हुई है। मुझे बचाना अपने पुरखों को बचाना है, उनको बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि हूँ। रमाशंकर यादव, विद्रोही। धन्यवाद।